हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। तो भाई आप देख रहे हैं आपका चैनल केल्विन और मेरा नाम है भारत भूषण। और भाई हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे चैप्टर के टॉपिक वाइज टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं, जो आपके स्कूल के एग्जाम में, आपके स्कूल के टेस्ट में आपको दिलाएंगे फुल मार्क्स। और भाई ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो जो न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, भाई आपकी फाउंडेशन को करेंगे बहुत स्ट्रांग, जो आपको दिला सकते हैं टॉप रैंक। जो भी बच्चे टॉप रैंक लाते हैं नीट में, जेईई में या सीयूईटी वगैरह में, भाई उनकी जो है फाउंडेशन ही स्ट्रांग होती है, वहीं पे डिफरेंस आता है। तो भाई सब लोग जो है यहाँ पर कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको भी साथ में सॉल्व करना होता है। तो कॉपी पेन सब लोग निकाल लें ताकि एक एक क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो भाई ग्रेविटेशन में हम लोग चल रहे हैं, 7वीं वीडियो ये है। केपलर लॉ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। केपलर लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो जो भी न्यूमेरिकल है बेसिकली वो सारे इसी पे बनते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड होता है किसी सैटेलाइट का, जो टाइम पीरियड होता है अबाउट एनी प्लेनेट और कोई और किसी ऑब्जेक्ट के अलोंग, तो वो आर क्यूब पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मान लो कोई अर्थ है और ये उसका सैटेलाइट मान लो मून है, तो जो मून घूमेगा यहाँ पे, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, पूरा टाइम जो लगेगा वो आर क्यूब पे डिपेंड करेगा, मतलब आर की पावर 3 पे डिपेंड करेगा, टी का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है केपलर लॉ होता है। तो इसी पे बेस्ड मेन क्वेश्चन होंगे। वैसे 3 लॉ होते हैं केपलर के, तो बाकी हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल जो हम देख रहे हैं तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, तो ये हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारा होता है। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ केपलर। जो सेकंड लॉ ऑफ केपलर होता है उसका बेस क्या होता है, उसका बेस क्या होता है आपका। केपलर लॉ किस पे बेस होता है भाई। केपलर लॉ देखो किस पे बेस होता है कि अगर आपकी जो ऑर्बिट है, जो आपका प्लेनेट घूम रहा है ऑर्बिट में, जो आपका प्लेनेट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो भाई उस पे जैसे मान लो ये प्लेनेट यहाँ पे, तो ये ऑर्बिट जो होता है ना, सर्कुलर नहीं होती है, इलिप्टिकल होती है। और आपका जो ये होता है सन है, मान लो अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, तो सन यहाँ पे होगा कहीं पे और ये इलिप्स में घूम रहा है अर्थ आपका। तो अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है इधर को लग रहा है, जब अर्थ यहाँ पहुंचेगा तो फोर्स इधर को लगेगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सन के अबाउट अर्थ का टॉर्क कितना लग रहा है अर्थ पे, सन के अबाउट, अब टॉर्क जब भी लेते हो किसी पॉइंट के अबाउट लेते हो, तो मान लो ये सन है, इसके अबाउट टॉर्क कितना लगेगा। तो भाई देखो अर्थ पे फोर्स यहाँ पे इधर को लग रहा है, तो जब फोर्स अगर उसी पॉइंट से पास हो जाए, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाए तो टॉर्क क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे अगर यहीं से हमारा फोर्स पास कर रहा है तो टॉर्क क्या हो गया 0। अब जब यहाँ पे पहुंचा अर्थ तो फोर्स ऐसे लगने लगा, तो अब भी यहीं से पास कर रहा है तो टॉर्क क्या हो गया 0। तो हमेशा टॉर्क क्या हो गया 0। और भाई जब टॉर्क 0 होता है, हमने पढ़ा है कि टॉर्क क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो अगर हमारा टॉर्क 0 हो गया तो मतलब L क्या है हमारा, L हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो L हमारा कांस्टेंट रहेगा, यहां पर हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, mv इंटू आर। तो ये हमारी वैल्यू होती है, हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो जब हमारा जो पार्टिकल घूमेगा यहाँ पे उसका mvr विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसी पे बेस्ड हमारे सारे केपलर के लॉ जो होते हैं वो इस पे बेस्ड होते हैं बेसिकली। तो जो सेकंड लॉ ऑफ केपलर है वो इस पे बेस्ड होता है हमारा, कि mvr हमारा एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। तो ये इज बेस्ड ऑन द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे लिखा है यहाँ पे कि अ कॉमेट ऑर्बिट इन अ सन इन अ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, डज द कॉमेट हैज अ कांस्टेंट स्पीड। क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, mvr इज कांस्टेंट। तो जब ये घूमेगा तो क्या होगा, इसका r हर जगह पे अलग अलग होगा। यहाँ पे r अलग है, यहाँ पे r अलग है, यहाँ पे r अलग है, r1 r2 r3 मान लो। तो जब ये r अलग अलग होगा क्या स्पीड कांस्टेंट होगी। देखो यहाँ पे mvr इज कांस्टेंट, mvr इज कांस्टेंट। m क्या है, इसका मास है, अर्थ का मास मान लो, या प्लेनेट जो भी घूम रहा है, इसका मास इज कांस्टेंट। तो vr इज कांस्टेंट। तो अगर r हमारा चेंज होगा तो v भी चेंज होगा। अगर r बढ़ेगा तो v क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि v इंटू आर इज कांस्टेंट। तो अगर r बढ़ेगा तो v घटेगा, और अगर r घटेगा तो v बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है जब हमारा r चेंज होगा अलग अलग पार्टिकल के लिए, तो v क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे r ज्यादा है तो यहाँ पे v कम होगा, यहाँ पे r कम है तो v ज्यादा होगा, यहाँ पे v क्या होगा हमारा, वेलोसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है क्या, ये पूछ रहा है। तो आंसर इज नो, लीनियर स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है तो लिख सकते हो आप क्यों नहीं रहती। तो लिखा हुआ है mvr होता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, इसलिए लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहती है, चलो लीनियर नहीं होती मान लो, एंगुलर स्पीड रहेगी कांस्टेंट। क्या एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा क्या। अब देखो लीनियर मोमेंटम को लिखने का एक और तरीका होता है mvr के अलावा i ओमेगा। ठीक है
अब आई क्या होगा यहाँ पे, पॉइंट मास के लिए आई क्या होता है बताओ। अगर मास m है, हमारा डिस्टेंस r है, तो पॉइंट मास के लिए आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू होता है m इंटू आर स्क्वायर। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब ये चीज हमारी कांस्टेंट है, दी हुई है मैंने एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है यहाँ पे। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा इंटू आर स्क्वायर इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। तो भाई अगर हमारा आर चेंज होगा, अगर हमारा आर चेंज होगा तो ओमेगा चेंज होगा या नहीं होगा, आंसर इज क्या होगा, कांस्टेंट होगा चेंज होगा। ये कह रहा है कांस्टेंट रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हमारा आर बढ़ेगा तो ओमेगा घटना चाहिए, क्योंकि ओमेगा आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो आर बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, तो इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो भाई ये भी लिखा है यहाँ पे, आई होप ये भी क्लियर हो गया सबको। अब अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, तो हमने अभी डिस्कस किया था टॉर्क जीरो होता है, टॉर्क जीरो होता है तो एल क्या होता है हमारा, कांस्टेंट, क्योंकि टाउ हमारा डीएल बाई डी टी होता है। तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि हमारा टाउ यहीं से स्टार्ट किया था ना हमने, कि हमारा जो है टाउ जीरो होता है, इसलिए एल हमारा कांस्टेंट होता है। तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, या कंजर्व बोल सकते हो, तो ये कांस्टेंट रहेगा। यस, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, हैंस एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, राइट। अगला है कॉमेट ऑर्बिट इन अ सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, डज द कॉमेट हैव कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, अगर ये घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्या। तो देखो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे दो एनर्जी होती है, हमने सेटेलाइट में काफी पढ़ चुके हैं, दो एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। जब भी कोई घूम रहा होता है किसी के चारों तरफ, तो यहाँ पे काइनेटिक होगी और एक पोटेंशियल होगी। अब पोटेंशियल क्या होगी, अच्छा टोटल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, टोटल कंजर्व होगी या नहीं होगी। जब ये घूमेगा तो इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, होगी। क्यों होगी कंजर्व, क्योंकि सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जो सिस्टम है हमारा सन का प्लस अर्थ का, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, जीरो है, तो इंटरनल केवल है सारी चीजें। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी क्या होगी, कोई ऐसा फोर्स नहीं है जिससे कि एनर्जी लॉस हो या समथिंग हो, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है इसको भूल जाते हैं एक बार। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारी, उसका फॉर्मूला में पता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम एम अपॉन में आर। एम मतलब इस वाले का मास, सन का मास, और स्मॉल एम मतलब अर्थ का मास, अपॉन में आर। तो देखो जब ये आर चेंज होगा तो ये वाली एनर्जी हमारी चेंज होगी। जब ये आर चेंज होगा, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। जब अर्थ घूम रहा है तो सन तो का मास तो चेंज होगा नहीं, अर्थ का मास चेंज होगा नहीं, आर हमारा जो है थोड़ा बहुत चेंज, आर हमारा चेंज होगा, सॉरी। तो आर जब चेंज होगा हमारा, तो ये एनर्जी हमारी वेरिएबल होगी। अब अगर ये वेरी कर रही है और इनका सम कांस्टेंट है, तो ये भी वेरी करना पड़ेगा भाई। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट है, तो अगर ये घट गई मान लो, तो उसको बढ़ना पड़ेगा कि दोनों का सम कांस्टेंट आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, हमेशा चेंज होगी। और हमने वैसे अभी देखा था कि हमारी स्पीड चेंज हो रही है, हमने स्पीड देखा था, हमारी स्पीड यहाँ पे ज्यादा आ रही थी, यहाँ पे कम आ रही थी। तो आप किसी भी रीजन से बोल सकते हो कि क्योंकि हमारी स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड का भी हमें फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू रूट, जो हमने फॉर्मूला लिखा था gm/r वाला, वो यूज कर सकते हो। तो भाई हमारा जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो जो आपको रीजन सही लगे वो रीजन हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। सब कुछ आपको पढ़ा दिया, बहुत कुछ पढ़ा दिया अब तो भाई। तो अब तो आपको कई सारी चीजें आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, राइट। तो उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल होती है, लीनियर स्पीड हमारी चेंज करती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेगी। इन्होंने ये लिया है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्या, तो अभी डिस्कस कर लिया, नहीं रहेगी ये तो, माइनस gm/r अभी डिस्कस किया, ठीक है। इन्होंने खैर इससे बोला कि आपकी, इन्होंने क्या रीजन दिया है कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट है, इन्होंने यहाँ पे वो रीजन दे दिया। चलिए आपकी मर्जी है। अब ये बोल रहा है कि हमारी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, कोई लॉस हमारा अगर नहीं हो रहा तो बिल्कुल वेरी गुड। इसमें भी जो है मास, कोई मास का लॉस नहीं हो रहा। होता क्या, जब सन के पास आता है ना आपका जो कोई प्लेनेट घूमता हुआ, तो कुछ मास उसका कई बार क्या होता है कि वो टूट के सन के पास चला जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है मतलब। तो कह रहा है कि ऐसा कोई चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे। तो अगर कोई मास वास हमारा सब कुछ कांस्टेंट है, तो हमारी क्या एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी, नहीं रहेगी। तो एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कोई हमारा लॉस नहीं हो रहा, तो हमारी एनर्जी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी, ओके जनाब। अब आ गए हम न्यूमेरिकल पे। the distance between the two planets from the sun is 10 की पावर 13 10 की पावर 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का रेशियो बताना है भाई। यहाँ पे हमें दिया हुआ है r1 की वैल्यू दी हुई है 10 की पावर 13, r2 की वैल्यू दी हुई है मीटर में होगी, हाँ दिया हुआ है आगे मीटर में, r2 की वैल्यू दी है 10 की पावर 12 मीटर। आपको बताना है रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड t1/t2 बताना। तो हमें पता है यहाँ पे
T1/T2 बताने कितना होगा, तो हमें पता है भाई टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कैपिटल का लॉ क्या बोलता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लिखोगे यूजिंग द कैपिटल लॉ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट T1/T2 इक्वल टू, अच्छा T1 क्या आ जाएगा, T1 प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 आ जाएगा। तो T1/T2 क्या आ जाएगा, R1 की पावर डिवाइड बाय R2 की पावर 3/2 आ जाएगा जनाब। अब इसको सॉल्व कर लो, T1/T2 कितना आ जाएगा, R1 कितना दिया हुआ है हमें, R1 दिया हुआ है 10 की पावर 13, R2 दिया हुआ है 10 की पावर 12, इसकी पावर 3/2 करना है। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 की पावर 3/2 हो जाएगा। अब देख लो भाई कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000, और 1000 की पावर 1/2 करेंगे फिर, ठीक है। तो पहले 10 के क्यूब करा मैंने, फिर रूट करूंगा, मैं रूट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 100 × 10, 100 को बाहर ले आऊंगा तो 100 का रूट 10 हो जाएगा, 10 का रूट बचेगा, तो 10√10 आ रहा है। तो क्या आ रहा है टाइम पीरियड का रेशो, 10√10। तो टाइम पीरियड का रेशो आ गया। दूसरा बोला स्पीड का रेशो भी बताओ। स्पीड का रेशो क्या होगा, स्पीड तो हमारी क्या होती है, GM/R होती है, ठीक है। तो स्पीड का रेशो तो GM/R होता है, तो वहां से निकाल लेंगे रूट GM/R से। तो V1/V2 यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, वो हो जाएगा हमारा रूट ऑफ GM/R1 और ये हो जाएगा GM/R2, ठीक है। अब m किसका मास होता है, जिसके अबाउट कोई चीज घूम रही है, सन के अबाउट घूम रहा है, सन का मास। तो दो प्लेनेट हैं ये, तो इसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लेनेट के मास से, सन का मास तो सेम है, तो ये कट जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा, रूट में है ये। R2 की वैल्यू 10 की पावर 12 है, R1 की वैल्यू 10 की पावर 13 है, तो अपॉन में 10 बचेगा नीचे, तो ये रूट 10 बचेगा नीचे। तो V1/V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 10। तो इसने क्या पूछा था, रेशो पूछा था, तो 1√10 आ जाएगा, 1√10। तो ये रेशो 1√10 आ रहा है, और वाला रेशो आ रहा है 10√10:1। तो पहला आंसर है 10√10। पहले क्या पूछा था ना, स्पीड, स्पीड का नहीं टाइम पीरियड पहले पूछा, तो 10√10:1, 10√10:1 और 1/√10, ठीक है। तो वही आंसर आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कैप्लर का लॉ जो है कैसे कैसे हम लोग लगाएंगे, कैप्लर लॉ जो है कैसे यूज करेंगे। सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ प्लेनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ, बट वुड बी द ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू द अर्थ। तो जो अर्थ के, मान लो कोई प्लेनेट है वो अर्थ से सन में जो है ट्वाइस फास्ट चल रहा है। जैसे अर्थ जो घूमती है सन के चारों तरफ कितना दिन लगाती है, कितना दिन लगाती है, 365 दिन लगाती है ना। अर्थ जब घूमती है सन के चारों तरफ 365 दिन लगाती है, तो ये उससे डबल स्पीड से चल रहा है, मतलब ट्वाइस फास्ट लिखा है। तो कितना टाइम लगेगा ये, उससे आधा टाइम लगेगा, 365/2 जो भी आएगा, 150-200 दिन जो भी आएंगे उतना दिन लगाएंगे ये। तो ये इतना फास्ट चल रहा है, तो उसका ऑर्बिटल साइज मतलब कितना दूर है सन से, ये सन से अर्थ कितना दूर है, सन से अर्थ की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU बोलते हैं। तो ये कितना दूर है उसके मुकाबले, मतलब 2 AU है, हाफ AU है, कितना है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कि टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ अगर हम देखें तो 365 दिन है, या मान लो TE है। अच्छा मैं सीधा से करते हैं कि जो हमारा T ऑफ द क्या है प्लेनेट है वो कितना है, हाफ ऑफ द T ऑफ द अर्थ, ये में दिया हुआ है क्योंकि ट्वाइस फास्ट चल रहा है। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल साइज, मतलब आपको बताना है कि प्लेनेट का जो ऑर्बिटल है वो अर्थ के मुकाबले कितना है, ये बताना हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे करते हैं कि हमें पता है T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होता है। दिस इंप्लाइज दैट हमें R निकालना है, तो हम बोल सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T की पावर 2/3। तो R1/R2 क्या हो जाएगा, R1/R2 हो जाएगा T की पावर T1 की पावर 2/3 और T2 की पावर 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, T1 कितना है हमारा, अच्छा इसको लिख देंगे, फिर हम R1/R2 को लिख सकते हैं हम, R1/R2 मतलब R प्लैनेट बाय R अर्थ कर देते हैं यहाँ पे। ये हम लिख सकते हैं T1 मतलब T ऑफ द प्लैनेट और अपॉन में T ऑफ द अर्थ, इसकी पावर 2/3 कॉमन आ जाएगी दोनों की पावर। तो T ऑफ द प्लैनेट कितना है, आधा है अर्थ से, तो ये आधा आ जाएगा, हाफ ऑफ द T अर्थ, ये T अर्थ आ जाएगा और इसकी पावर 2/3 हो जाएगी। तो इससे ये कटा, अब ये पावर 2/3 सॉल्व करनी है, तो पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, इसकी पावर 1/3, 4 की पावर 1/3 निकालना हमें। 4 की पावर 1/3 कैसे निकालोगे, अगर हम देखें यहाँ पे हमें तो 12 का क्यूब करेगा, 1.2 का क्यूब, 1.2 का क्यूब 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44। हमें देखना है कि 1.2 का स्क्वायर आएगा ये 4 या 1.3 का स्क्वायर आएगा 1. क्योंकि 2 से तो छोटा होगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 और 2 के बीच में आंसर आएगा। तो मान लो 1.2 देखते हैं पहले, 1.2 का स्क्वायर ही आया, क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1.2 से दोबारा मल्टीप्लाई कर लो, 12 चौके 48 हासिल 4, 12 चौके 48 और 4 52 का 2 हासिल 5, 12 का 12 और 5 17, तो ये तो आ रहा है 1.72 आ रहा है, बहुत, ये तो 2 भी नहीं आ रहा पूरा, तो ये तो काफी कम है वैल्यू। तो थोड़ा बड़ी वैल्यू लेते हैं, 1.5 लेके देखते हैं एक बार। 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो 2.25 225 होता है ना, 2.25 कर लेंगे, तो 2.25 को 1.5 से एक बार करते हैं, क्यूब करना है हमें, क्यूब करेंगे तो 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33,
30 और 3 33, ये आ रहा है 15 15 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, तो ये लगभग 3.33 आ रहा है, 3.7 आ रहा है मतलब, है ना। तो ये भी कम आ रहा है। तो और बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं भाई, कितनी लें, 17 ले लें। 17 का स्क्वायर होता है 2.89, फिर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 9 से करेंगे, 9 से 63 हासिल 6, 7 8 56 और 6 62 का 2 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20, 1 से करेंगे तो 289, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 9 और ये 4, ये तो ज़्यादा आ गई वैल्यू। 1.5 लिया तो कम आई, 1.7 लिया तो ज़्यादा आ गई, तो 1.6 ट्राई करते हैं एक बार, 1.6 ट्राई करते हैं। 16 का स्क्वायर होगा 256, 256 का फिर क्यूब करेंगे तो 1.6, 16 छिके 56 का, 16 छिके 96 का हासिल 9, 9 आएगा, 16 पंजे 80 और 9 89 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, ये लगभग आ रहा है, 4.09 आ रहा है, तो ये सही है, यानी ये 1.6 आएगा लगभग अपॉन में, 1.6 अपॉन में आएगा, है ना, 1.6। तो ये आपका आ रहा है आरपी बाय आर ई। तो आर ई जो है, यानी आरपी क्या आ रहा है हमारा, आरपी हमारा आ रहा है आर ई डिवाइड बाय 1.6, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं, सॉरी, जो डिस्टेंस ऑफ द अर्थ होता है वो 1 AU होता है, तो ये 1 AU डिवाइड बाय 1.6 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 बाय 1.6 करेंगे कितना आएगा, 1 बाय 1.6 करेंगे मतलब 1 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 16 मान लो, पॉइंट लाएंगे तो ये आएगा 16 छिके 96, फिर ये 40 आएगा, 16 दूनी 32, लगभग 0.62 आएगा ये सॉल्व करके, तो कितना आ जाएगा 0.62 आर ई के बराबर, आर ई को हम 1 AU लिख सकते हैं, तो 0.62 AU आ गया ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमारा जो आंसर आया, जो प्लेनेट का डिस्टेंस है सन से, वो कितना है, अर्थ के मुकाबले 0.6 टाइम्स, मतलब 60% हो गया, 62% है, ठीक है। तो 0.62 आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, तो वही आ रहा है लगभग इनका 0.63 आ रहा है, ठीक है। ओके जनाब, इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन वर हाफ द प्रेजेंट वैल्यू, अगर हमारा डिस्टेंस अर्थ का आधा होता, अगर हम सन के पास होते तो गर्मी कितनी लगती, ये पूछा है, नहीं ये नहीं पूछा, गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा, बहुत प्रॉब्लम आती फिर तो, है ना। तो क्या होता फिर, तो क्या बोले, हाउ मेनी डेज विल द इन 1 ईयर, तो एक साल में कितने दिन होते, चेक करते हैं एक साल में कितने दिन होते अगर हमारा अर्थ जो है पास होता, तो आपका साल कितने दिन का होता, मतलब आपके पेपर कितने दिन में आते, या आपकी त्योहार कितने दिन में रिपीट होते बार बार, है ना। तो देखते हैं कितने दिन में रिपीट होते। तो भाई हमारा फॉर्मूला वही है, यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है और डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी T² R³ वाली बात कर रहा है। तो देखो हमारा ये बोल रहा है कि अभी हमारा जो R है, मान लो भी टाइम पीरियड T है, वो हमें पता है 365 दिन है, और हमारा जो डिस्टेंस है वो मान लो R है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर हमारा T कितना होगा, T2, अगर R हमारा, R' हमारा या R2 हमारा R1/2 हो जाए, ये R1 है मान लो, तो अगर हमारा डिस्टेंस आधा होता तो ये कितना होता, ठीक है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है जनाब, ये पूछ रहा है। अब भाई यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, T² प्रोपोर्शनल टू R³ होता है, तो हमें T1 T2 की बात करनी है यहाँ पे, तो T1/T2 कितना हो जाएगा, T1/T2 का स्क्वायर विल बी R1 का क्यूब बाय R2 का क्यूब। अब R2 कितना है हमारा, R2 है R1/2, तो ये R1/2 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में, R1 से R1 काट सकते हो, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये आया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T2 की वैल्यू, T2 कितना होगा, तो ये हो जाएगा T1/T2 कितना आ गया हमारा, इसको रूट कर लेंगे यहाँ पे, तो √8 हो जाएगा ये। दिस इंप्लाइज दैट T2 कितना हो जाएगा, T1/अपॉन में √8, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, T2 को यहाँ ले आया, T2 को यहाँ लाऊंगा तो इसको यहाँ ले जाऊंगा, तो T1/√8 आ गया, तो T2 हमारा T1/√8 आएगा। तो नंबर ऑफ दिन जो होंगे नए वाले ईयर में वो कितने होंगे, 365 डिवाइड बाय √8, ठीक है। T1 कितना है हमारा, 365 दिन में घूमती है अर्थ, और अभी डिस्टेंस कम हो गया, तो आपको बताना है टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हमारा इतना लगेगा। इसको सॉल्व करना है हमें, कैसे सॉल्व करोगे, 8 का रूट कितना होगा, 8 होता है हमारा, 4 दूनी 8, तो 4 को बाहर ले आएंगे तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 आ सकता है अपॉन में, है ना। 365/2√2, फिर हम एक काम और कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपॉन में 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 365 इंटू √2। तो भाई ये सॉल्व करना है हमें, 365 इंटू √2 और फिर डिवाइड करना है 4 से, तो 365 इंटू 1.4 करना है, 41, है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 से करेंगे तो 365 आएगा, 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 छक्के 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, यहाँ पे आ जाएगा 365। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 6, 6 और 5 11 और 3 14 का 4 हासिल 1, 4 5 10 और 11 और 1 ये 5 आ जाएगा,
तो भाई इतना आया, 2 के बाद डेसिमल लगेगा तो 514.65 आया ये 514.65, और डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 एकम 4, फिर आएगा 11, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आएगा, 3 बचेगा, फिर 34 आएगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, फिर बचा 20, 26 बचा, 4 छके 24, तो 128.767 मैंने 128.7, मतलब लगभग हमारे एक साल में 128 दिन होते हैं बस। तो कितने दिन का महीना हो गया ये, अगर मैं एक महीने मानूं तो 30 दिन होते हैं, तो लगभग 4 महीने के बराबर हमारा एक साल होता, 4 महीने के बराबर एक साल हो जाता हमारा। ठीक है, 4-4 महीने में आपके साल कंप्लीट होते हैं। फिर भाई पहले फिर तो कितने साल का है, तो अभी आप कितने साल के हो, अभी मान लो आप लोग हो 11th क्लास में हो ना आप लोग, तो कितने साल के हो गए आप लोग, आप हो गए लगभग मान लो 15 साल के, है ना, तो 15-16 साल के हो गए। तो फिर वहाँ पे क्या होता कि एक साल में 3 साल हो जाते, क्योंकि 4 महीने का एक साल है, तो एक साल में 4 साल होते, तो आप कितने साल के होते फिर, 45 साल के, है ना। फिर हम क्या बोलते हैं कि हम 45 साल के हैं भाई, 45 साल में हम लोगों ने 11वीं क्लास की है, ऐसा हो जाता फिर तो 129 आ रहा है, हमारा आंसर कितना आ रहा था, 128.6। तो ठीक है, आंसर हमारा 129 है ना, समझ में आया। ऐसे हो जाता फिर पूरी कहानी चेंज हो जाती। शो दैट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कलिंग अराउंड द अर्थ फॉलोज द केपलर का थर्ड लॉ। ये केपलर का थर्ड लॉ जो T²R³ है उसको फॉलो करता है, ये मैं प्रूव कर रहा है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है केपलर के R² = T²R³ को फॉलो करता है। देखो जब कोई सैटेलाइट घूमता है हमारा, कह रहा है अराउंड द अर्थ अगर घूम रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, हमारा टाइम पीरियड होता है 2πr/v, ये होगा टाइम पीरियड 2πr/v। और v कितना होता है हमारा, v ऑर्बिटल कितना होता है, एंड v ऑर्बिटल इज क्या लिखा था हमने, √gm/r, ये था हमारा ऑर्बिटल स्पीड। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट टाइम पीरियड इक्वल टू 2πr डिवाइड बाय √gm/r। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको r को ऊपर ले जाओ, तो ये 2πr √gm बचेगा नीचे, m किसका मास है, इसका मास है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी स्पीड होती है ऑर्बिटल स्पीड, ये इसके मास पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड नहीं करती m पे, ठीक है। इसका हमने डेरिवेशन भी किया था, तो m से m कट गया था हमारा, ये स्मॉल m पे डिपेंड नहीं करती, मतलब जो घूम रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती, इसके अबाउट घूम रहा है उस पर डिपेंड करती है उसका मास कितना है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे r को ऊपर ले जाओगे तो r का रूट भी आएगा, तो r की पावर यहाँ पे 1 है और ये 1/2 है, तो 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2, तो ये r की पावर हो गई 3/2 और ये √gm आया, ठीक है जनाब। अब ये तो कांस्टेंट है पूरा, 2π भी कांस्टेंट है, gm भी कांस्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो t² प्रोपोर्शनल टू r³, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा, तो t² प्रोपोर्शनल टू r³, यानी कि जो प्लेनेट हमारा घूम रहा है वो भी क्या कर रहा है, केपलर लॉ को फॉलो कर रहा है, वहां पे भी t² प्रोपोर्शनल टू r³ है, ठीक है जनाब। चलिए, तो भाई यहां पे भी प्रूव कर रखा है इन लोगों ने भी। ओके, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, सैचुरन ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर। उनका जो ईयर है वो 29 साल का, ओ भाई इनका ईयर जो है 29 साल का है। ओके, हाउ फार द सैचुरन इज फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज, तो अर्थ अगर इतना दूर है तो सैचुरन कितना दूर होगा ये आपको बताना है। इनका भाई एक साल ना 29 साल के बराबर है, यानी आप इनके हिसाब से अभी जो है 6 महीने के बच्चे हो। क्या हो आप, 6 महीने के बच्चे, 15 साल के हो लगभग, तो इसका आधा हो गया लगभग 30 का, तो भाई 6 महीने के बच्चे हैं यहाँ पे हम। तो देखते हैं कितना दूर है प्लेनेट जो हमें 6 महीने का बच्चा बता रहा है। तो हाउ फार इज सैचुरन फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज इतना, तो अगर अर्थ हमारा इतना दूर है तो सैचुरन कितना दूर होगा, चलिए देखते हैं। तो हमें पता है t² प्रोपोर्शनल टू r³ भी लगेगा, यहाँ पे भी टाइम का रिलेशन और डिस्टेंस का रिलेशन चल रहा है, तो t ऑफ सैचुरन का स्क्वायर बाय t ऑफ अर्थ का स्क्वायर शुड बी r ऑफ सैचुरन का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, और अपॉन में t² r³ होता है ना, तो r अर्थ का क्यूब। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है r ऑफ द सैचुरन, उसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r से लिखते हैं वैसे तो यूजुअली, तो r ऑफ द सैचुरन जो होगा उसका क्यूब हो जाएगा हमारा इक्वल टू t ऑफ द सैचुरन का स्क्वायर, t ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, और ये r वहां चला जाएगा तो r ऑफ द अर्थ का क्यूब। अगर हम क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ, क्योंकि इसको rs निकालना है हमें, तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ts/te था, ये इसका स्क्वायर था, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पे, और ये re का क्या हो जाएगा, पावर यहाँ के 1/3 होगी तो 1 आ जाएगी पावर, तो ये re आ जाएगा। अब हमें ये तो हमें पता है कि अर्थ का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 1.5, ये हमें देखना है कितना है। तो टाइम पीरियड कितना है हमारा, सैचुरन का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 29.5 टाइम्स दिया हुआ है अर्थ के मुकाबले, तो ये हो जाएगा rs इक्वल टू, नाउ टाइम पीरियड ऑफ सैचुरन इज 29.5 टाइम्स द टाइम ऑफ द अर्थ गिवन, ये क्या है
गिवन है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि आर ऑफ द सैचुरेशन विल बी इक्वल टू टी ऑफ द सैचुरेशन मींस 29.5 ऑफ द टी अर्थ डिवाइड बाय टी अर्थ की पावर 2/3 और इंटू आर ई। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो 29.5 की पावर 2/3, भाई ये बड़ा पंगा है। आर ई तो हमें पता चलो 1.5 10 की पावर 8 किलोमीटर में है ये, तो किलोमीटर में आंसर आएगा हमारा फाइनली। मीटर में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा यूनिट तो मीटर होती है, वैसे मीटर में कर लेंगे अभी। पहले ये सॉल्व कर ले भाई, बाकी तो बात की बात है, तो बहुत बड़ा पहाड़ तो ये है। तो 29.5 है, पहले इसका स्क्वायर करते हैं, फिर क्यूब रूट देखेंगे कितना आता है। 29.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 में 45 और 2 47 का 7 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 9 से करेंगे तो 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 में 81 और 4 85 का 5 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26। फिर 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 में 18 और 1 19 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 ये आ गया, 12 ये आ गया, हासिल 1 लगेगा तो ये हो गया 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 6 8 और 9 17 का 7 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 870.25, तो ये आ रहा है 870.25 का क्यूब रूट। क्या करना भाई, कितना मुश्किल, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। 1.8 10 की पावर किलोमीटर में है तो 10,000 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 1000 से मतलब 10 की पावर 3 से और करोगे तो 11 हो जाएगी पावर, तो 10 की पावर 11 और आ जाएगा फाइनल। तो भाई ये अगर आपने निकाल लिया तो लाइव झिंगा लाला, बस वही निकालना। अब 870 का क्यूब रूट कैसे निकालोगे, अब 870 का क्यूब रूट निकालना बहुत ही मुश्किल का, कैसे करेंगे भाई, ट्राई करते हैं। 870 है हमारा, अगर हम देखें 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 2 से काम नहीं चलेगा। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 का क्यूब होता है 1000, और 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। 9 का क्यूब 9 में 81, 81 को 9 से करोगे तो 9 8 72 729। 9 का क्यूब इतना होता है, 9 का क्यूब अगले पेज पे कर लेते हैं भाई, तो लंबा काम है। तो हमें जो निकालना है क्यूब रूट किसका निकालना है, हमें निकालना है भाई 870.5, 870.5 का। ये ट्राई कर रहा हूं मैं इसका क्यूब रूट निकालने का। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि 10 का क्यूब होता है 1000, तो अगर मैं 1000 का क्यूब रूट होता तो 10 आता, और अगर ये 729 का क्यूब रूट होता तो 9 आता, लेकिन इसके बीच में है नंबर 870, तो यानी 9 और 10 के बीच में है। तो ट्राई करते हैं एक बार, 9.2 का क्यूब देखते हैं कितना आ रहा है। 9.2 का अगर हम क्यूब देखें तो 9.2 इंटू 9.2 करते हैं, पहले 3 बार मल्टीप्लाई करना है। पहले ये करूंगा तो 9 दूनी 2 दूनी 4, 2 में 18, 9 से करूंगा तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 में कैसे और 1 82, सॉल्व करेंगे तो 4 8 और 8 16 का 6 हासिल 1 4 8, ये आया। अभी तो ये आया, एक बार और करना पड़ेगा क्यूब, तभी तो क्यूब आएगा, ये तो स्क्वायर हो गया। अब क्यूब करेंगे, क्यूब करने के लिए एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8, 2 चौके 12 का 2 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 8 16, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, 9 चौके 54 और 3 57 का 7 हासिल 5, 9 चौके 36 और 5 41 का 1 हासिल 4, 9 72 और 4 76। तो कितना आ गया 8 6 और 2 8, और ये हो गया 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, 778 ही आ रहा है बस, ये तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 729 था, 770, हमें कितना जाना है, हमें जाना है 870 पे जाना है, तो काफ़ी आगे जाना है। तो एक बार जो है 9.5 ट्राई करके देखते हैं। 9.5 का स्क्वायर देखें, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 में 45 और 2 47, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 में 81 और 4 85, 5 12 10 का 0 9 90.25, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब हो जाएगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 पंजे 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 12 ही आ जाएगा, 5 में 45 आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 का 22, 9 में 81। अब ये 800 के रेंज में आ रहा है। 5 और 2 7, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 4 और 1 5 और 1 8, कितना है 857। तो 9.5 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यार, कुछ भी लिख लो, रेफरी फिगर 9.52 लिख दो, कुछ है ना, अब इतना ज़्यादा कहाँ जाओगे, जान लोगे क्या बच्चे की। 9.52 कर लो उसे, 9.52 इंटू 1.5, इसको 9.52 लिख देते हैं। इतना टीचर इतना भी यार जान नहीं लेगा तुम्हारी, इतना लिख लोगे तो ये कितना हो गया 9.52 इंटू 1.5, ठीक है। इसका क्यूब रूट कितना हो गया, कि 9.52 का स्क्वायर लगभग इतना आ रहा था, क्यूब इतना आ रहा था सॉरी, तो इतना हो गया इंटू 1.5 10 की पावर 11। इसको सॉल्व कर लो भाई, अब 9.52 इंटू 9.52 इंटू कितना है 9.52 इंटू 1.5, 9.52 इंटू 1.5 ये करना है। अब 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 पंजे 75 और 3 78 का 8 हासिल 7, 15 में 135 और 7
142, 3 के बाद डेसिमल लगना है तो 14.28, तो हमारा आंसर आ रहा है 14.28, 14.2 कहाँ गया, 14.28 10 की पावर 11, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 1.42 लिखोगे या 43 लिखोगे, और 10 की पावर एक और बढ़ जाएगी तो उसकी पावर 12 हो जाएगा मीटर में आंसर। ठीक है, तो 1.43 10 की पावर 12, इनका क्या था 1.43 10 की पावर 9 किलोमीटर आ रहा है इनका, तो हमारा 12 मीटर आ रहा है, एक ही बात है। 10 की पावर 12 मीटर बोल लो या 10 की पावर 9 किलोमीटर बोल लो, क्योंकि इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। तो हमने निकाला 1.4, देखो कितना हमने वो किया, तो आंसर फाइनल देखो मैच कर गया ना, लगभग वही आ गया। तो इतना थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चल सकता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन भाई कर सकते हो, है ना, तुम भी कर सकते हो, तुम भी हो जो है, तुम में भी कोई कमी नहीं है, तुम भी भाई कर सकते हो, सब फौलाद हो सब। ठीक है जी, तो हमने कई सारी कैलकुलेशन ऐसे की हैं, आपने अगर देखी होगी अपने वीडियो में ट्राई किया, और मैं ध्यान से ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करूंगा तो जहाँ पे हम फंसेंगे आपको बता पाऊंगा कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर से या मोबाइल से करने लगूंगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कैसे करना होता है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ। इसलिए आप लोग भी ट्राई करा करो, जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को, बार बार मैं बोलता हूँ आपको कि वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद करो, फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां पे हम लोगों ने जो है ये भी सारे क्वेश्चन कर लिए कैपिटल लॉ के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो भाई ये क्वेश्चन सब लोग जो है ट्राई करेगा खुद भी, और हम आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय ऑल ऑफ यू।